Let's start and continue from previous session. पिछली क्लास में हमने इसी सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अटेम्प्ट कर लिए थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 4 हो गए थे। ये हो गया था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5 की, इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस क्लास। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है। फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। तो ये चैप्टर AP से है। अब AP में आप जानते हैं कि 3 टर्म AP में होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है उन तीनों के बीच में। सो लेट दिस इज A फर्स्ट टर्म, दिस इज B and this is C. All these three are in AP. So according to the definition of AP, according to the definition of AP, difference of any two consecutive terms are same, that is first term, second term, third term। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस वो सेम रहेगा। तो P माइनस A इक्वल टू C माइनस B। और इसी को जब आप ट्रांसपोज कर लेते हैं लाइक टर्म को सेम साइड, तब आप यही बन जाता है क्या, 2B इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, तो क्योंकि ये टर्म AP में है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन होती है AP की, इसमें रख दीजिए। तो 2 इंटू P कितना है, x प्लस 10 इक्वल टू A 2x प्लस C 3x प्लस 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। 2x दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो गया। 2 को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो 20 माइनस 2 दैट इज 80 इक्वल टू 3x। तो x आपका आ जाएगा 18.3, मतलब x इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन में उसने वैल्यू ऑफ x पूछी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका A। लिखना कैसे है ये आपको पता ही है। आंसर क्वेश्चन पे कॉपी में कैसे लिखना है, कुछ इस तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए के सॉल्यूशन से एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं, उसे केवल और केवल ऑप्शन चाहिए सही जो पूछा है। कुछ पूछ सकता था, पहला टर्म बताइए, दूसरा टर्म बताइए, तीसरा टर्म बताइए, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A कितना है 2x, x कितना आया 6, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टर्म। B कितना है x प्लस 10, x आपने कैलकुलेट किया 6 प्लस 10, ये 16 हो जाएगा। एंड C आपका है 3x प्लस 2, 3
इंटू एक्स की जगह आप रख दीजिए कितना आया आपका 6 प्लस तो 6 थी 18 प्लस 2 10। अब आप चेक कर लीजिए डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म 16 माइनस 12 दैट इज b माइनस a 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 एंड c माइनस b c कितना है 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो देखो c हमारा आना भी चाहिए क्योंकि यही आपका डेफिनेशन होता है एपी का। और ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस का आपको नाम मालूम ही होगा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं डी। डी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बाकी एपी में बहुत सारी चीजें हैं। nth टर्म क्या है स्टार्टिंग से लास्ट से, nth टर्म क्या है, सम ऑफ n टर्म क्या है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल इतनी सी बात की जरूरत थी, फिर ये बन जाता है इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसा है ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कुछ इस तरीके से है, उसको आप पढ़िए क्या है क्या नहीं, समझिए क्या दिया है क्या पूछा है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक सीरीज लिखी हुई है, इसका सम दिया हुआ है 25k। इसमें k की वैल्यू पूछिए कि कितनी होगी। तो इसमें करना क्या होगा, आप सीरीज को देखिए समझिए और पता करिए कि इसका सम कितना होगा और इसको इक्वल कर दीजिए जो दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो ये डायरेक्टली एपी ही लिखी हुई है। 1 + 2 डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म देखिए 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1। इस तरीके से ये एंड टर्म है जिसको हम एल या ए एन बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म डिफरेंस 1 है, टोटल इतना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम। तो आप जानते हैं एज यू नो कि 1 + 2 + 3 से लेकर n टर्म का सम कितना होता है, सबको याद कितना होता है n + 1/2 है ना। तो यहाँ पर n की जगह कितना है, यहाँ पर n की जगह आपको कितना रखना है 50। देखिए 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक है 50 तक, तो रख दीजिए 50। तो आपको मिलेगा 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक 50 तक। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी कितना हो जाएगा 50 × 50 + 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 51। ठीक है, ये आ गया सीरीज का सम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये सीरीज का सम किसके बराबर होना चाहिए 25k। सो इसको आप बराबर कर दीजिए 25k। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको k दिखाई दे रहा होगा कितना आएगा 51। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। बस इतना ही था। इसमें इसको करने के लिए आपको एपी का नॉलेज है तो भी हो जाएगा, और यदि आपको ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या है, ये सम
of first n natural number या counting number या positive integer बात एक ही, sum of first n natural number। बस इतना ही है। आप एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 50 है, कॉमन डिफरेंस 1 नंबर ऑफ टर्म 50 है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी वहीं पहुंचेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, इसको पहले पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिम हो रहा क्या? The distance between the points cos 30, sin 30 and cos 60, minus sin 60, है नहीं? तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कौन से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये पॉइंट का नाम P रख दीजिए। बहुत दिख नहीं रहा ना क्या? सो स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और इसमें 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इसमें त्रिकोणमिति को भी उन्होंने मिक्स कर दिया है, तो इसको करने के लिए तो चैप्टर्स आपको आने चाहिए, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों। तो आपको मालूम है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो पहले तो थ्योरी की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है ना। तो आपकी जो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स होती है, जिसको आप PQ कहें या QP कहें, कुछ भी कहें, दोनों बातें सेम ही है। तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसको यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये है आपका x1, ये है y1 एंड ये पॉइंट है Q, ये है आपका x2 और ये है y2। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन PQ, x1 कितना है cos 30 डिग्री माइनस x2 कितना है cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस y1 sin 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो त्रिकोणमिति रेशियो जो स्टैंडर्ड एंगल के होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, उनके सारे त्रिकोणमिति रेशियो sin cos 10 cos 6 cot वेरी याद होता है। तो cos 60 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, उन सबको यहाँ पर रखना है। sin 30 1 बटे 2, cos 30 √3/2, √3/2, sin 60 √3/2, cos 60
cos 60 कितना होता है? हाफ। कितना होता है? हाफ। sin 30 हाफ, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin 60 √3/2। याद होना चाहिए कि ये टेबल क्या है, कैसे है, क्या नहीं। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है। 0 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल लिख देते हैं यहाँ पर, जिसको आप थीटा बोलते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एंगल होते हैं 5 स्टैंडर्ड कहते हैं। अब मैं कुछ प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो आपके सामने त्रिकोणमितीय रेशियो नीचे आ जाएंगे। कैसे? देखो, सबके नीचे लिख दिए, गिनती शुरू करिए। 0 1 2 3 4, 4 का डिवाइड कर दीजिए सब। एक जुगाड़ है ये, जिसके माध्यम से आप टेबल यदि भूल गई है तो आसानी से बना सकते हैं। इन सब में स्क्वायर रूट ले लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। यह जाएगा 0, यह जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो ये जो आया वापस, ये मालूम है क्या है? ये साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ लिखा साइन 30, साइन 30 कितना लिखा? हाफ। देखो जो लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन 60 कितना? √3/2। सही है ये बात। अब कॉस की वैल्यू लिखते हैं, तो जो सबसे अंत में सबसे पहले उल्टा क्रम में लिख दीजिए। इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए और इसको इधर रिवर्स कर दीजिए। तो 1 वो यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 ये यहीं पर रह जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा और ये वहां पहुंच जाएगा। तो ये cos 30 देखिए कितना है? √3/2 और cos 60 कितना है? हाफ। ठीक है, तो अब बाकी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको मालूम नहीं है। tan कैलकुलेट करने हैं तो sin अपॉन cos कर दीजिए, तो वो भी मिल जाएगा। देखिए 0/1 कितना हो जाएगा? 0, इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3, इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1, इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? √3। 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, बाकी कॉसिक, सेक, कॉट वो सब आपको मालूम होगा। देखिए कॉसिक, सेक और कॉट। कॉसिक जो होता है वो 1/sin होता है। मैं कुछ थीटा के टर्म्स में लिख देता हूँ, 1/sin थीटा। ये होता है 1/cos थीटा और ये आपका होता है 1/tan थीटा। इन सब की वैल्यू मालूम है। इस सब को रिवर्स कर दोगे तो कॉसिक मिल जाएगा, इन सब को रिवर्स कर दोगे, इनवर्स कर दोगे तो सेक मिल जाएगा और इन सबको इनवर्स कर दोगे तो कॉट मिल जाएगा। 0 का इनवर्स क्या होगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी का इनवर्स क्या होगा? 0। बस इतनी बात याद रखनी है। 1/0 कितना लिखा जाएगा? इंफिनिटी। एंड 1/infinity क्या लिखा जाएगा? 0। तो क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इन्वर्स करने के दौरान, तो टेबल तैयार होगी। इस टेबल को आपको उलट लेना है। क्या कैसे क्या बनाया? स्टैंडर्ड एंगल लिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 के नीचे 0 लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा, 4 का डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया, सिंप्लीफाई किया, जो भी मिला साइन की वैल्यू, उसके बाद रिवर्स कर दिया, उल्टा लिख दिया। यहाँ सबसे लास्ट सबसे पहले, सेकंड लास्ट, कॉस हो गया,
डिवाइड कर दिया 10 हो गया, इन सबको यहाँ पर ऊपर कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि डायरेक्ट आप यूज करना चाहेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ऐड हो जाएंगे। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलिए लिखिए, ये हो जाएगा 3/4 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 2ab, लिख दीजिए 2ab, ये है 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू रूट 3/। आप ध्यान से देखिए ये चीज सेम है, कट गई। आगे देखिए 3/4 1/4 मिलके 4/4 मतलब 1, इतना पोर्शन कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। आंसर हो गया आपका डी। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए तब इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये सिंप्लीफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पढ़ लीजिए इसको। ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही है, इसमें कॉमन सेंस लगना है ना। तो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। मतलब आपको कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है और उस पॉइंट का मिरर इमेज बनाना है, और जो मिरर इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बताना। तो इसको हम करते हैं बेसिकली। -3,5, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट, ये आपको पॉइंट दे रखा है। सबसे पहले बना लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, -3, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, पीछे आएगा, ये है आपका ओरिजिन -3। तो यहाँ से शुरू कर लीजिए, ये है -3, -1, -2, ये है -3, फिर 5, वाई कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो आपको -3,5 किधर मिलेगा, ये है वो पॉइंट जिसकी तलाश है, यानी -3,5। तो किधर है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, और ये थर्ड फोर्थ। इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ पर, मिरर इमेज एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है, तो इसको मिरर कंसीडर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, है नहीं।
इसको क्या कर लीजिए, मिरर कंसीडर कर लीजिए और बताइए इसका मिरर इमेज किधर बनेगा, जब मिरर नीचे बनेगा, जितना ऊपर है उतने नीचे बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिजिक्स में पढ़ा होगा, है नी? तो जितना ऊपर है उतने ही नीचे बनेगा। तो देखो ये 5 यूनिट ऊपर है तो 5 यूनिट नीचे बनेगा, ये यहाँ पर ये। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है तो ये किधर है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका और इसका सेम ही रहेगा, दिखाई दे रहा है। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, उधर +5 था तो इधर -5 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। तो आपसे आंसर पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3, -5। यदि वो y एक्सिस पर पूछता कि अबाउट y एक्सिस, तो ये है y एक्सिस, तो इसके अबाउट यदि इसका मिरर इमेज पूछता तो हम इसको मिरर कंसीडर करते हैं, इसको मिरर कंसीडर करते तो इसका इमेज इधर बनता, ये 3 यूनिट इधर है, 3 यूनिट इधर बनता है ना, इधर बनता। और क्या होता यदि आपसे पूछा जाता तो क्या होता, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता, इधर -3 था तो उधर +3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जितना है उतना ही रहता है ना, तब आपका आंसर 3,5 हो जाता, तब आपका आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा था एक्स एक्सिस की अबाउट मिरर इमेज, तब आपका आंसर ये रहा। कोई लाइन भी दी जा सकती थी किसी लाइन के बाद, तो वो बड़ी क्लास का क्वेश्चन हो जाता, इसलिए नहीं पूछा है, सिंपल सा पूछा है, भाषा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्या नहीं है के सामने है, पढ़िए इसको। ये है ट्राइंगल चैप्टर से, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल में ये आपको दे रखा है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो दो साइड का रेशियो को दे रखा है और आपको हिसाब किताब लगाना कि क्या कैसे लिखा जाता है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। तो लिखिए। अब दिक्कत इस चैप्टर में क्या आती है कि ट्राइंगल का जो नाम है, 3 वर्टेक्स मिलकर बनता है ट्राइंगल, तो उसका नाम ABC रख सकते हैं, उसका नाम ACB रख सकते हैं, उसका नाम DAC रख सकते हैं, उसका नाम DCA रख सकते हैं, उसका नाम CAB रख सकते हैं, उसका नाम CBA रख सकते हैं। 6 तरीके से रख सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का नाम। अब उन 6 में से एक, 2 ट्राइंगल है यहाँ पर, एक ट्राइंगल का नाम तो आपने चुन लिया आपने रैंडमली कुछ, दूसरे वाले ट्राइंगल को भी 6 तरीके से रख सकते हैं। यदि हम दोनों को रैंडमली रखेंगे तो 36 ऑप्शन हो जाते हैं, 36। उन 36 में एक ही ऑप्शन सही होता है कि आप एक को फिक्स करेंगे तो दूसरा कैसे लिखा जाए। तो लिखते हैं ABC को कैसे 6 तरीके से लिख सकते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ABC हो सकता है, ACB हो सकता है, BAC हो सकता है, BCA हो सकता है, CAB हो सकता है, CAB हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ट्राइंगल ABC के नाम है हो सकते हैं। सेम कहानी DEF के साथ है, सेम कहानी DEF के साथ है, DEF DFE EDF EFD FED
डी ई, ठीक है ना। इसमें से भी कोई चूज कर सकते हो, उल्टा सोचें तो इसमें से भी कोई चूज कर सकते हो। यदि इसमें से मान लीजिए ये चूज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इनमें से सही होगा। सेम कहानी यदि ये चूज किया तो इनमें से एक ही सही होगा। अब कौन सा होगा, यही इस चैप्टर में खास बात होती है, यही समझना होता है कि लिखना कैसे है ताकि करस्पॉन्डेंस बना रहे, और वो करस्पॉन्डेंस ही है जो इस चैप्टर में लोगों को देर में समझ में आता है या समझ में कम आता है, गलती होती रहती है। अब यहाँ पर चलो मान के चलते हैं कि हमने ये चुन लिया, ये नाम चुन लिया ट्राइंगल एबीसी का, ए बी सी, और हमको ये दे रखा है नहीं, तो जो दे रखा है उसको एक बार लिख लेते हैं। गिवन ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी। इसको आप ऐसा ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन डी ई, बिल्कुल लिख सकते हैं, है नहीं, ये तरह जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ से आपको एक करस्पॉन्डेंट जैसा कुछ दिखेगा कि ए बी करस्पॉन्ड टू ई एफ, ए सी करस्पॉन्ड टू डी। तो यहाँ पर सिमिलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लिखने की क्या था, ए बी करस्पॉन्ड टू ई एफ, चलो लिखते हैं। तो ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर भी ट्राइंगल आएगा, ए बी की करस्पॉन्डिंग ई एफ है या फिर एफ ई है, दो ही केस हो सकते हैं, है नहीं। यहाँ पर जो ए बी है वो या तो ई एफ होगा या एफ ई होगा, तो ई एफ या एफ ई, तो ये सब आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो इन दो पर फोकस हो गया। अब इन दो में से कौन सा है वो देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ए सी करस्पॉन्ड टू डी ई, ए सी करस्पॉन्ड टू डी। अब देखो दो स्थान फिक्स हो गए वर्टेक्स के, तो यहाँ पर यदि ई है यहाँ एफ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, यदि यहाँ पर एफ है यहाँ ई है तो यहाँ थर्ड पोजीशन जो बची वो डी की हो जाएगी। अब आप इस में से दो ऑप्शन में से चूज करिए कि वो किस में फिट बैठ रहा, ए बी करस्पॉन्ड टू ई एफ, यहाँ इसमें बैठ रहा और इसमें भी बैठ रहा, कोई दूसरा भी देखिए, ए सी करस्पॉन्ड टू डी ई, तो ए सी फर्स्ट थर्ड किसको करस्पॉन्ड कर रहा, ए सी मतलब फर्स्ट थर्ड किसको करस्पॉन्ड कर रहा, डी ई। तो इनमें से चूज करिए किसको, कौन सही बैठ रहा, फर्स्ट थर्ड में क्या आना चाहिए, डी ई आना चाहिए, तो जी आ रहा ई डी, हाँ ई डी या डी बात तो एक ही है, तो इसमें नहीं आ रहा तो ये बेकार हो, तो सही क्या हो गया। तो पहले आप इनमें से एक चॉइस अपनी मर्जी से चुने, उसके बाद इनमें से आपने दो चुनी बाकी चार गलत होगी, करस्पॉन्डेंस मैच करें तो दो में से फिर आपने अगला करस्पॉन्डेंस मैच करवाने के लिए जो गलत था उसको डिस्कार्ड किया, जो सही था उसको एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ा मिल पाया। अब यहाँ से कुछ भी पूछता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड का रेशियो तो दिया गया था, तीसरी साइड का रेशियो भी आप लिख सकते हैं। देखो ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई इक्वल टू, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और क्या बचा, सी ए, है सी ए, सी ए थर्ड फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड फर्स्ट आएगा, डी ई आ जाएगा, सी ए लिखा होगा, सी ए लिखा होगा। तो जो दो साइड ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो क्या बचा, बी सी बचा ना, हाँ बी सी, बी सी, बी सी का मतलब सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेकेंड थर्ड, एफ डी, ये हो गया।
ये भी पूछ सकते थे वो कि ये तीसरा साइड का रेशियो क्या होगा, है ना, ऐसा ही। एंगल, तो एंगल का मतलब है फर्स्ट एंगल फर्स्ट के बराबर, सेकंड एंगल सेकंड के बराबर, थर्ड एंगल थर्ड के बराबर। तो यही करस्पॉन्डेंस होता है। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ई के। एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। एंड एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। अब चेक कर लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। ए इक्वल टू डी गलत हो गया, ए इक्वल टू ई सही हो गया, ये आपका सही हो गया, और कोई मैच ही नहीं करेगा। तो इसमें भी खोपड़ा लगता है, और उस खोपड़ा लगने के पीछे जो कारण है वो ये है कि कौन सा नाम किसके करस्पॉन्डेंस है। सिमिलरली यदि थोड़ी देर के लिए मैं इसको जंबल अप करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ये चुना था, तो मेरा सही ऑप्शन कौन मिला, ई एफ डी। कौन मिला, ई एफ डी, ये मिला, ठीक है ना। मान लीजिए धोखे धंधे में आपने इसका नाम एबीसी ना रख के कुछ दूसरा रख दिया रैंडम। मान लीजिए आपने ये रख एसीबी रख दिया, क्या रख दिया, एसीबी, ट्रायंगल एसीबी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कि इन तीन में क्या लिखे हैं, इनमें से कौन सा चुने ताकि सारी कहानी सेम रहे। देखने में जरूर अलग लगेगी लेकिन वो अलग नहीं होगी, सेम होगी। तो मैंने क्या किया है, ए सी बी, ए को ए की जगह ही रखा, तो यहाँ ई की जगह ही रहेगा। ये इंटरचेंज हुआ है, ये इधर आ गया है, ये इधर चला गया, तो आप यहाँ पर भी वही हरकत कर दीजिए, टी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो देखो इसके लिए जो सही होगा वो कौन सा होगा, ई डी एफ। यदि आप ये लिखते हैं तब आपको सही लिखने के लिए, ये सही करस्पॉन्डेंस मैच करने के लिए ये लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप मैच करवा सकते हैं सभी। तो ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर है। अच्छा समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर क्या है, बी, है नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी सिमिलर से ही है। पढ़िए इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है। देखो यहाँ पर सिमिलर साइन बना है, ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल लिखे हुए हैं। देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल डी क्यू आर इन सेंटीमीटर इज, एक साइड का रेशियो दिया है, दूसरी साइड का एक साइड दिया है, दो साइड दिए नहीं है, क्यू आर। जो साइड, जिस ट्रायंगल का एक ही साइड दिया है उसी ट्रायंगल का आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चूंकि ये आपको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो दे और कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में सिमिलर है, तो क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर हम सीपीसीटी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, यहाँ पर सिमिलरिटी है। तो सीपीएसटी क्या लिखेंगे, सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो ये आपको दे रखा है, तो आप लिखिए। कैसे लिखेंगे, यदि एंगल लिखना होगा तो एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। साइड का रेशियो लिखना है तो 52 अपॉन 52 मतलब ए बी अपॉन बी क्यू, लाफ्ट 2 अपॉन लाफ्ट 2, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब आपको ये डायग्राम दिया है, इसमें साइड लिख दीजिए सारी चीजें जो भी मालूम है। ए बी कितना है, सेंटीमीटर,
तो ये 3 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है मालूम नहीं, तो पी क्यू को पी क्यू ही रहने दीजिए। पी सी कितना है 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है मालूम ही नहीं। ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर। पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस टर्म को, चलो इनका नाम रख देते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट और थर्ड को बराबर करिए तो पी क्यू मिल जाएगा, है नहीं। सो लिख लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को जब बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा 3/पी क्यू इज इक्वल टू 5/10। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 6 सेंटीमीटर पी क्यू मिल गया। सिमिलरली जब आप सेकंड और थर्ड टर्म को बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/QR इज इक्वल टू 5/10। तो ये 1/2 ही है। QR कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। पेरीमीटर आप जानते हैं, पेरीमीटर शब्द है जो वो क्लोज फिगर के लिए ही मीनिंगफुल है। तो ये ट्रायंगल PQR क्लोज फिगर है। तो पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर ऑल साइड्स मतलब है PQ प्लस QR प्लस RP। PQ आपको मालूम चल गया कितना, 6 सेंटीमीटर। QR मालूम चल गया कितना, ये QR है कितना 8 सेंटीमीटर। और RP आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 10 24 सेंटीमीटर। ये होगी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, यूनिट आपको पता चल गया। आंसर इसका 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको करना था, आसान है, समझ में आता है।